अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु जान से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद बाबर चौक में, स्ट्रीट नंबर 2 में। तो मेरे साथ फ़ीमेल ब्रीडर मौजूद हैं, तज़ीम फ़ातिमा साहिबा। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने शौक़ का आगाज़ कहाँ से किया और इनका शौक़ कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताते चलें कि मैंने बहुत सारे मेल ब्रीडर्स का भी इंटरव्यू किया है। मैंने मोस्टली जो पाकिस्तान में देखे हैं मेल ब्रीडर्स ही देखे हैं, मेल को ही शौक करते देखा है। बल्कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है उनको मेल ही प्रेफरेंस करते देखें। लेकिन आपको किसने मोटिवेट किया, या मतलब फैमिली में था या मतलब बाय बर्थ था? क्या सीन था कि आप मतलब इस फील्ड को चूज़ किया आपने? पहली बात कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें अब फीमेल्स भी मतलब इवन के स्पोर्ट्स में, अपने हॉबीज़ में, जो कि लड़कों की ज़्यादा मेन होती हैं, लेकिन गर्ल्स भी आजकल उसमें इन हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और रही बात मेरे शौक़ की, तो ये मुझे बचपन से ही है। मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। मेरी इवन के ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर वो हंटर रहे हैं, मेरे फादर भी हंटर हैं। तो वो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि उनके पास पॉइंटर होता है, लैब्राडोर होता है फॉर हंटिंग। उधर से ही मेरा शौक़ डेवलप हुआ है। मैं पहले कैट्स का भी करती थी बिज़नेस, अभी भी है, लेकिन वो छोटे पैमाने पे है। लेकिन हाँ, अब मैं ज़्यादा फोकस दे रही हूँ अपने डॉग्स पर। लैब्राडोर रिट्रीवर मेरे पास अभी ब्रीड है, तो फ़िलहाल मैं यही ब्रीड रख रही हूँ। अभी इसी को ही आगे मैं चला रही हूँ, लेकिन आगे इन फ्यूचर ये मेरा एक पीक लेवल तक टॉप क्वालिटी का पहुँच जाए, फिर उसके बाद मैं आगे फर्दर ब्रीड्स भी इसमें इन करूँगी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। सोसाइटी में बहुत कम ऐसी ख़वातीन देखने को मिलती हैं जो कि अपने शौक़ को इस सतह पे लेके आती हैं जिस सतह पर मैम माशाल्लाह से शौक़ कर रही हैं। तो इसके साथ साथ मुझे लैब की थोड़ी सी डिटेल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताते जाएं कि लैब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सिर्फ जैसे कि दूसरे डॉग होते हैं, केनाइन डॉग्स होते हैं या शो डॉग्स होते हैं या घर में रखने वाले पालतू जानवर, बस वहीं की हद तक होते हैं, या लैब को हंटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? मुझे थोड़ी सी डिटेल के बारे में बताते जाएँ। जी बिल्कुल, इसे हंटिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अंग्रेज़ भी इतना लैब्राडोर को ही ज़्यादा फोकस देते हैं और पॉइंटर को। ये हंटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। और मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि मतलब ये थोड़ा फैमिली आइडियल डॉग तो ज़रूर है, लेकिन लोग इसके कहते हैं कि ये ज़्यादा रोबदार नहीं है एज़ कम्पेयर टू रॉटवैलर या फिर जर्मन शेफर्ड। जल्दी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये कोई अननोन, इससे कोई जहाँ से मतलब डेंजर महसूस हो, ये उसके लिए रिएक्ट भी करता है। हाँ, काटता नहीं है, लेकिन अगले बंदे को डराता ज़रूर है, डिफेंड करता है। हाँ जी बिल्कुल, अपने मालिक की प्रोटेक्शन भी ये करता है। इवन कि हमारे घर के पास से कोई गुजर भी नहीं सकता, कोई अननोन पर्सन, उसे ये बोलता है लाजमी। सही हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली लोग जो है अपने शौक़ का आगाज़ करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी ब्रीड को वो चूज़ करें। तो मेरा बेहतर ख्याल यही है कि आप लैब से चूज़ करें। लैब्रा एक ऐसी ब्रीड है जिसे आप सोशलाइज ईज़िली कर सकते हैं, इसे ट्रेन ईज़िली कर सकते हैं, इसे अपनी फैमिली में जो है अच्छे ताल्लुकात ईज़िली बना सकते हैं। तो मुझे इसके साथ साथ बताते चलें कि जो नए शौकीन हजरात हैं, मतलब कोई बच्चा हो गया या वैसे ही कोई मैच्योर है, लेकिन उसने अभी अपने शौक़ जो है वो स्टार्ट किया है, लेकिन उसे हाउ नाउ का नहीं पता कि वो कौन सी ब्रीड ले, या अगर फॉर एग्जांपल वो लैब ले लेता है तो उसको कैसे कैरी ऑन करे वो? हो गया। मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती कुछ भी, लेकिन मैं यही सारों को प्रेफर करती हूँ जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है कि वो लैब्राडोर को प्रेफर करे। एक ये इजी टू हैंडल है, ट्रेन भी इजीली हो जाता है, फैमिली आइडल डॉग है, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है इस एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए जर्मन शेफर्ड। वो उसका भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे कज़न्स वगैरह ने रखा हुआ था, वो मेरे पास भी आया था जर्मन शेफर्ड, लेकिन अगर उसे ऑनर प्रॉपर टाइम ना दे पाए, उसकी टेक केयर प्रॉपर ना हो, वो बीमार भी बहुत जल्दी हो जाता है और वो स्ट्रेस भी लेने लग जाता है कि मालिक मुझे टाइम नहीं दे रहा। और ये बच्चों के साथ एडजस्ट ईजीली हो जाता है। और इनका कोई वैसे हेयर का मसला नहीं होता है जैसे लॉन्ग हेयर डॉग्स का मसला होता है। इनके हेयर भी शॉर्ट होते हैं, तो हेयर्स का, स्किन का इशू बहुत रेयर है इनमें। सही, यानी कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें ज़्यादातर फेस करने को नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। GST हो गया या अकीटा हो गया। अकीटा तो खैर साल में 2 से 3 बार जो है वो कोर्स सेट करते हैं, लेकिन जर्मन का जैसे लैब का जैसे वो बता रहे हैं कि लैब का स्किन का इशू नहीं बनता क्योंकि इनकी ग्रूमिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होती ग्रूमिंग सीज़न में। तो इसके साथ अब मुझे ये बताते चलें कि आपको अभी तक कौन सी ऐसी डिजीज़ें थी जो आपको फेस करने को मिली हैं? मुझे ऐसा कोई बड़ी डिजीज़ नहीं मैं इस तरह फेस करने को मिली,
तो छोटी मोटी अगर बुखार हो गया, फ्लू हो गया, खांसी होगी, ये इसका तो हाँ वेदर चेंजेस का वो तो मैं फिर खुद भी टैकल कर लेती हूँ। मीन्स कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है, मतलब डॉग को बड़ा करने में 1 साल में ही आपको इतना कुछ पता लग जाता है कि आपको मतलब ज़्यादा मज़ीद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई बड़ी डिजीज़ ना आ जाए। मेरे पास बस मुझे इतना पता है कि एक पपी मैंने लिया था, उसे स्टार्टिंग में वो कह रहे थे कि पार्वो डिजीज़ है, लेकिन ब्रीडर से पूछा जाए तो वो कहते गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो वो बस इशू मुझे उसे हैंडल करना पड़ा है कि मतलब ये थोड़ी सी डिफरेंट डिजीज़ थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वरना ऐसा मुझे कोई डिजीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। सही है। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, अक्सर सर्कुलेट करता रहता है मेरे दिमाग में कि जैसे कि लोग ऑनलाइन परचेजिंग आजकल जो है वो बड़ी अरूज पर है। लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, पैसे भेज देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उनके साथ स्कैम हो गया है। तो इस पे थोड़ा सा अगर आप तफसीलन बताते चलें कि क्या वजूहत हैं इसकी? ऑथेंटिक ब्रीडर्स नहीं है या लोगों को शऊर नहीं है इतना? लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर वो उन्होंने कोई डॉग लेना है तो वो एटलीस्ट उस बंदे के बारे में या उस ब्रीडर जिससे वो ले रहे हैं उसके बारे में उसकी हिस्ट्री ज़रूर जान लेनी चाहिए कि वो किस तरह कर रहा है, किस तरह नहीं। उनके जो ओल्ड क्लाइंट्स भी अगर हैं उनके लिंक्स में तो ऑब्वियसली होंगे, तो उनसे भी कांटेक्ट करके पूछना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और इस वाले से तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें फिर किसी स्कैम का या फिर कोई किसी फेक बंदे से उन्हें कोई फेक चीज़ मिलेगी अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर लेते हैं। तो ये उन्हें भी मैं कहूँगी कि वो भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर गेन करें। जब पेट बाय करने लगें तो फिर वो बाय करें पेट। अगर उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उस बारे में कि ये अच्छा डॉग होगा या नहीं, तो मैं नहीं रेफर करती कि फिर उस तरफ जाना चाहिए। सही बात है, बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आपको उसका बैकग्राउंड का बेसिकली नहीं पता कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है या उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, तो फर्दर प्रोसेस ना करें, उसको जो है वो उसके साथ डील ना करें, वरना यही है फिर स्कैम का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसाइड होकर इस रास्ते को ही छोड़ देते हैं, जानवर वाली फील्ड को ही छोड़ देते हैं। तो मैम इसके साथ मुझे बताते चलें कि एक बच्चा है 2 माह तक का 20 दिन 2 माह तक का एक बच्चा है, तो उसका डाइट प्लान क्या होता है, और एक जो 12 माह का हो जाता है एडल्ट, उसका डाइट प्लान क्या है लैब में? इनकी तो डॉग फीड होती हैं और वो डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं, जैसे रॉयल कैनन है, फार्मिन है। तो मैं ज़्यादा मतलब जो वेल नाउन देखा जा रहा है, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने इसमें ही देखा है कि रॉयल कैनन को ज़्यादा लोग प्रेफर करें। एक तो वेल नाउन ब्रांड है और उसका रिज़ल्ट भी मैंने देखा है काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं तो रॉयल कैनन ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। अच्छा, रॉयल कैनन सिर्फ इसी ब्रीड पे सूट करती है या दूसरी ब्रीड्स पे भी सूट करती है? नहीं, दूसरी ब्रीड्स पे भी सूट करती है। तो बाकी थोड़ी सी टेक केयर भी होती है कि ऑनर ने उसे कैसे टेक केयर किया, उसके हेल्थ का, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा है कि नहीं, तो वो फिर ठीक रहता है। क्योंकि मैं ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ कि रॉयल कैनन इज़ बेस्ट। रॉयल कैनन इज़ बेस्ट। अच्छा, मुझे इसके साथ ये भी बताते चलें कि वेदर चेंजेस जैसे कि अब चल रहे हैं, आपने आगे जिक्र किया, तो उसके साथ साथ इसकी डाइट पे भी कोई चेंजेस आती हैं? जैसे कि हम सर्दियों में जो है वो योगर्ट की क्वांटिटी को या टेम्परेचर को लेवल पे लेके आ जाते हैं, इस तरह कुछ चेंजेस? हाँ जी, बिल्कुल होता है कि जैसे अब सर्दियों में हम इसे इतना योगर्ट नहीं दे सकते, हम इसे बीफ दे सकते हैं, उसकी यखनी दे सकते हैं, बीफ का कीमा वगैरह इस तरह चीज़ें हम दे सकते हैं। और लेकिन अगर इन्हें बॉयल एग भी दे सकते हैं, बॉयल एग भी दे सकते हैं। हाँ, विद योग वो हम इसे बेशक कच्चा भी डाल के दूध के अंदर या इसके जो भी डाइट होगी उसके अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं, उसे बॉयल भी दे सकते हैं उसे खाने में डालकर। लेकिन अगर गर्मियों में देखा जाए तो हम इनसे बॉयल एग नहीं दे सकते, हम बीफ नहीं दे सकते, हम इसे उस टाइम योगर्ट दे सकते हैं। योगर्ट दे दिया या उसकी योगर्ट की लस्सी बनाकर दे दी, वो इस हिसाब से ना थोड़ा सा चेंजिंग आती है। अच्छा, मुझे इसके साथ बताते चलें कि गर्मियों में कौन से मोस्ट फेवरेट फूड हैं आपके डॉग के? फ्रूट्स गर्मियों में एप्पल ज़्यादा मैं देती हूँ, एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, ये 2 तो मैं दे देती हूँ इन्हें। उसके अलावा मैं इन्हें गाजर भी दे देती हूँ, वो भी थोड़े से, वो भी बहुत शौक से खा लेते हैं। उसके अलावा डॉग बिस्किट्स होते हैं जो ऑन रूटीन में मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। जब भी इनकी ट्रेनिंग का टाइम होता है वो फिर अगर मेरी ये बात को मानते हैं तो फिर मैं एज अ ट्रीट उन्हें डॉग बिस्किट्स दे देती हूँ। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि डॉग्स इंसानों की तरह रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी जानदार, फॉर एग्जांपल उन्हें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ प्रोटीन की जो है वो अच्छी ज़रूरत होती है। डॉग की जो डाइट का इंहिसार है ये उसके साइज़ पर नहीं होता, ये उसकी एज पर नहीं होता। डॉग की एक्चुअली जो डाइट का इंहिसार होता है वो इस चीज़ पर होता है कि आप उसको किस क्वालिटी की जो डाइट है वो दे रहे हैं। अगर आप लेवल सतह पर दे रहे हैं
तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे ही आप खुराक खुद के लिए चूज़ करते हैं वैसे ही आप कोशिश करें कि अपने पेट्स के लिए चूज़ करें, तो उम्मीद है कि वो बेहतर ग्रूम करेंगे। तो मैम इसके साथ साथ मुझे अभी की मार्केट का रेट बताते चलें कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है लैब्राडोर रिट्रीवर का और लैब का, और उसके अलावा जो माइक्रोचिप हैं और उसके बगैर। नॉन पेडिग्री जो होते हैं मतलब माइक्रोचिप और पेपर्स के बगैर होते हैं, और पेडिग्री वो होते हैं जिनके साथ पेपर्स होते हैं और इनका माइक्रोचिप होती है। तो बाकी जो वैक्सीन होती है, फर्स्ट वैक्सीन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक ब्रीडर की कि वो लगा कर ही क्लाइंट को दे, क्योंकि वो स्टार्टिंग एज में पार्वो का अटैक काफ़ी हो जाता है, तो इस वजह से ना वो ज़रूरी होता है कि मतलब वैक्सीन एक क्लास में लगा दी जाए। वैक्सीन आप कितने माह के पप को देते हैं? 27-28 डेज़ का पप हो तो उसे फर्स्ट वैक्सीन उसे लग जाती है। बाकी आफ्टर 22-23 डेज़ के बाद उसे नेक्स्ट वैक्सीन का एक प्रॉपर प्लान शेड्यूल बनता है, तो वो हम अपने क्लाइंट्स को साथ दे देते हैं कि आपने इस शेड्यूल के मुताबिक इसकी वैक्सीन डिवॉर्मिंग कर लेनी है। उसे डाइट प्लान भी प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं कि आपका ये प्लान होना चाहिए। इसका जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हम उसका प्लान बताते जाते हैं। और रही बात प्राइजेस की, तो नॉन पेडिग्री का आइडिया नहीं होता है कि मतलब उनके पेपर्स नहीं होते, उनके पीछे हिस्ट्री का होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन है। हाँ जी, उसके हिसाब से फिर उसकी प्राइस लेस होती है। वो 7-8 थाउजेंड से स्टार्ट होके 25-30 तक चली जाती है नॉन पेडिग्री। और ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अच्छी क्वालिटी का होगा, लुक वाइज अच्छा होगा तो वो 30 का हो जाएगा, लेकिन अगर वो दिखने में ही ठीक नहीं होगा तो उसकी लेस प्राइस होगी। और अगर पेडिग्री देखा जाए तो उसके पेडिग्री भी होते हैं, वैक्सीन तो लगती है, साथ पेडिग्री पेपर के साथ उसे माइक्रोचिप भी हम लगा कर देते हैं, तो उसकी भी प्राइस जो है वो 35 to 40-45 यहाँ से स्टार्ट होती है और 1.5 लाख तक भी जाती है। 1.5 लाख तक जाती है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेड पेरेंट्स भी बीच में आ जाते हैं, चैंपियंस आ जाते हैं, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी, उतना फिर कॉस्टली होगा। अच्छा, इसमें मुझे ये भी पता चले कि मैंने अक्सर लोगों से सुना है और देखा भी है और खुद भी परचेज़ किए हैं, अपनी भी ब्रीड्स हैं, कि चॉकलेट और ब्लैक और फॉन में जो है प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो कितना मार्जिन आ जाता है इसमें आपके ख्याल में? मार्जिन तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि फ़ोन जो है वो कॉमनली हर एक के पास आ जाता है, तो हर एक ब्रीडर के पास आ जाता है, तो वो फिर हम थोड़ा सा ना, अब मेरा देखा जाए तो मैंने 45 to 65 तक के मैंने फ़ोन कलर के सेल किए हैं। हाँ, अब जो शौकीन है चॉकलेट के वो ब्लैक भी ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक का क्रॉस होता है चॉकलेट के साथ, तो उससे वो ब्लैक भी पपीज़ गेन कर लेते हैं, चॉकलेट भी गेन कर लेते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं चॉकलेट को, वो रेयर इसलिए मतलब बहुत कम होता है, इसके इम्यून सिस्टम भी कम होता है, तो इसे मतलब ना इसकी टेक केयर भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू फॉन पपीज़ या ब्लैक पपीज़। तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी भी ब्लैक पपी में मैंने देखी है, काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें इम्यूनिटी। तो वो मैंने अपना पपी जो था वो मैंने इतना 85 तक का भी सेल किया हुआ है ब्लैक पपी, और जो चॉकलेट पपी है वो 1 लाख से अबव का मैंने सेल किया हुआ है। आज आपको हमारी जो वीडियो ये सेगमेंट है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। माशाल्लाह मैं फर्स्ट ब्रीडर से मिला हूँ जो टू दी स्क्रीन, जिन्होंने इस सतह पे शौक किया है कि मैंने आज तक अभी तक फ़िलहाल कोई और बंदा नहीं देखा कि वो इस सतह पर जाके शौक कर रहा हो और ब्रीडिंग कर रहा हो और प्रॉपर सपोर्ट के साथ हर चीज़ कर रहा हो और अपने क्लाइंट को जो है वो अच्छी फीडबैक और सपोर्ट दे रहा हो। तो मैम इसके साथ साथ आप अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहें फ़ीमेल ख़वातीन की तरफ जो मतलब इस शौक़ को करती तो हैं लेकिन सिर्फ एक बेड की हद तक करती हैं, सोफ़े की हद तक करती हैं या अपने लॉन्च की हद तक करती हैं, उसको बाहर लेके नहीं जाती या सोशल नहीं लेके आती आपकी तरह, तो उनके नाम कोई पैगाम आप देना चाहें तो ज़रूर। जो मैंने फेस किया है इस मतलब टाइम फेस में, जो मैंने फेस किया वो ये है कि मतलब पेरेंट्स पहले सपोर्टिव नहीं होते, लेकिन ये है कि वो जब देखते हैं कि उनकी बच्ची का कितना शौक़ है, कितना लगाव है इसके साथ, तो वो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर करने देते हैं। वक्त लगता है, हाँ वक्त लगता है, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड वो जाके ठीक हो जाती है। अब जैसे मुझे बिज़नेस के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने देखा है कि मैं हर एक चीज़ कर रही हूँ लेकिन पर्दे में रह के कर रही हूँ, तो उन्हें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। इवन कि मैं शोज़ पे भी लेकर जाती हूँ तो मेरा मतलब इसी तरह ही मेरा पर्दा होता है। तो ये मैं एक मतलब अपने आप को सेटिस्फाई समझती हूँ और अपने आप को सेफ़ समझती हूँ कि अगर मैंने पर्दा किया हुआ है तो मैं इस तरह कहीं भी जा सकती हूँ अपने डॉग्स के साथ। लोग बहुत जज करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों की सुनने बैठ के तो हम अपनी ख्वाहिशें कब पूरे करेंगे। तो इस वजह से मैं यही मैसेज कन्वे करती हूँ कि जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं वो उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करें और उसे प्रॉपर तरीके से चलाएँ, और अगर वो शोज़ पर भी जाना चाहते हैं तो शोज़ पे लेकर जाना चाहिए उन्हें,
कि इस तरह वो अपने डॉग्स को भी मतलब विन करवाती हैं और लोगों को भी पता लगता है कि ये फीमेल ब्रीडर इस सिटी में से बिलोंग करती है और इधर है। तो इस तरह बाकी जो फीमेल ब्रीडर्स होंगी वो उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनकी एक प्रॉपर टीम भी बन सकती है अगर वो चाहे तो। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक मेल ब्रीडर्स की एक सिटी में टीम होती है, कैनल होता है जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो वैसे फीमेल ब्रीडर्स का भी बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल, और मेरी नज़र में है लाहौर में भी फीमेल ब्रीडर्स हैं। शिफ्तजू की ब्रीडर है लाहौर में, मेरी नज़र में एक ब्रीडर है फीमेल जर्मन शेफर्ड की, और उनके पास सिर्फ 1-2 नहीं है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं और वो बहुत अच्छे से टेक केयर कर रही हैं। तो अगर वो ये कर सकती हैं तो वो मतलब पब्लिकली भी सामने आ सकती हैं उन्हें लेकर, और अगर वो पर्दे में रह के कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। उसके लिए कोई फैमिली मेम्बर भी उनको मतलब मना नहीं करेगा इसके लिए, वो सपोर्टिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। तो अब के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।